ओके, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। बच्चों, हम लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था न्यूटन के फर्स्ट लॉ, इनर्शिया, है ना, इन सारे चीजों के बारे में डिस्कशन हो चुका था, एग्जाम्पल्स भी डिस्कशन हो चुके थे। आज हम लोग बच्चों स्टार्ट करेंगे लीनियर मोमेंटम। भी मेरे ख्याल से हम लोगों ने पढ़ लिया था बहुत हद तक, है ना। तो देखो, हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम, ओके, लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था? लीनियर मोमेंटम क्या है ना? इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन, इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन possessed by a body. Okay, it is the amount of motion possessed by a body which is mathematically which is mathematically equal to which is mathematically equal to the product of which is mathematically equal to the product of mass and velocity. Okay, which is mathematically equal to the product of mass and velocity. Okay. तो बच्चों, लीनियर मोमेंटम क्या है ना? अगर हम लोग मैथमेटिकली बात करें तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। जैसे सपोज कर लो एक बॉडी है हमारे पास, ठीक है, एक बॉडी है सपोज कर लो हमारे पास जिसका मास है mkg, और सपोज कर लो वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा ना? मोमेंटम को हम लोग स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। इट विल बी इक्वल टू the product of mass and velocity, that is m into v. Okay, मोमेंटम कितना हो जाएगा ना? p will be equal to m into v. अच्छा, अब क्वांटिटी कैसा है ना? मोमेंटम, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा है, ओके, आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा है बच्चों। मास एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जब हम लोग एक स्केलर को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को जो रिजल्ट मिलता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट मोमेंटम इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो व्हाट विल बी इट्स यूनिट? यहाँ फॉर्मूला देखकर हम लोग उसका यूनिट बता सकते हैं बच्चों। दैट इज p, which is momentum, is equal to mass times velocity. तो SI यूनिट क्या हो जाएगा ना? SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, है ना, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, इट विल बी इक्वल टू मास की जगह हम लिखेंगे kg और वेलोसिटी की जगह मीटर पर सेकेंड, है ना। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? द dimensional formula of momentum, that is p, will be equal to, मास के लिए लिखेंगे m to the power 1, और हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी का होता है l to the power 1 t to the power -1। ठीक है, तो m1 l1 t -1। ओके, डायमेंशन 1 1 -1 है एंड डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m1 l1 t -1। ओके, तो ये होता है बच्चों मोमेंटम, है ना। दिस इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। और वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्शन चेंज करने से क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी है, कैसा क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर, p वेक्टर, है ना, इज इक्वल टू मास इनटू v वेक्टर। ओके, इट इज इक्वल टू मास इनटू v वेक्टर। ओके, अच्छा, अब न्यूटन के सेकंड लॉ में इसका क्या काम है? मतलब यहां से हम लोग स्टार्ट करके न्यूटन के सेकंड लॉ तक जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स यहां पर पहले डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों। ओके, उसके लिए हम लोग पहले कुछ एग्जांपल्स डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे सपोज कर लो एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास सपोज कर लो 5 kg है, ठीक है, और सपोज कर लो वो 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ईस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, किधर जा रहा है? टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, अच्छा, तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? दैट इज, उसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं पी आई, आई फॉर इनिशियल, तो वो हो जाएगा 5 kg इंटू 4 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। ओके,
तो ये आएगा बच्चों दैट इज 20 kg मीटर पर सेकेंड, 20 kg मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, और अगर उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो 20 kg मीटर पर सेकेंड, है ना। और अगर पूरा एक्सप्रेस करेंगे वेक्टर क्वांटिटी के आकार में तो 20 kg मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट आएगा। ओके, अच्छा अब देखो, अगर सपोज कर लो ये बॉडी ईस्ट की तरफ जा रहा है और हम इधर से एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं और ये फोर्स सपोज कर लो ईस्ट की तरफ एक्ट कर रहा है। अच्छा, फोर्स भी ईस्ट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वो उसके मतलब फोर्स एक्ट किया मतलब बच्चों क्या होगा ना, उसके स्पीड में चेंजेस आ जाएंगे, उसके वेलोसिटी में चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, सपोज कर लो ये फोर्स हमने कुछ समय तक इस बॉडी पर अप्लाई किया, बॉडी आगे बढ़ रहा है और उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। जब तक सपोज कर लो वो यहाँ पहुंचा, सपोज 5 kg उसका मास है, वो तो बच्चों कांस्टेंट रहेगा, लेकिन सपोज कर लो उसका वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो करके सपोज कर लो 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो अब यहाँ पर जो फाइनल मोमेंटम आएगा इसका कितना आएगा, दैट इज 5 into 8, दैट इज 40 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, टुवर्ड्स ईस्ट, ओके ओके। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं मोमेंटम में चेंजेस आ रहे हैं, है ना। अच्छा, तो अब यहाँ पर अगर हम बोलेंगे फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम, फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे बच्चों हम लोग। सपोज कर लो यहाँ कितना आएगा, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, अगर सिर्फ वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो फाइनल मोमेंटम कितना है, दैट इज 40 kg मीटर पर सेकेंड, इनिशियल मोमेंटम कितना है 20 kg मीटर पर सेकेंड। तो चेंज कितना हो गया, दैट इज 40 माइनस 20, दैट इज 20 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, अच्छा अब वही सेम सिचुएशन बच्चों, अगर सपोज कर लो वो बॉडी 5 kg का जो कि इनिशियली 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहा था, उसके ऊपर हम लोग एक फोर्स लगाए। पहले वाले केस में जितना फोर्स लगाए थे, सपोज अभी हम उसका 2 गुना ज्यादा फोर्स लगाते हैं, 2 टाइम्स। ओके, पहले सिचुएशन में जो एग्जांपल हम लोगों ने देखा उसमें जितना फोर्स लगाया गया था, इस बार उसका 2 गुना ज्यादा फोर्स लगाया गया, है ना। तो और उतने ही समय तक लगाया गया जितना पहले वाले केस में लगाया गया था। ठीक है, उतने ही समय तक लगाया गया। ठीक है, और इस बार हम क्या ऑब्जर्व करेंगे बच्चों ना, इस बार हम ऑब्जर्व करेंगे कि टाइम दोनों जगह सेम रख रहे हैं हम लोग, जितना पहले केस में जितने समय के लिए हमने फोर्स लगाया, दूसरे केस में भी उतने समय के लिए ही हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। बट इस बार हम लोग क्या देखेंगे ना, जो यहाँ पर चेंज होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा, है ना। फोर्स को डबल किए हो तो वेलोसिटी में जो चेंजेस आएंगे वो भी डबल हो जाएंगे, क्योंकि मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। तो ये लगभग हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड, है ना। डेफिनेटली तुम बोलो ना, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो वेलोसिटी जो चेंज होगा वो ज्यादा होगा या नहीं, डेफिनेटली ज्यादा होगा। तो अभी अगर हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं, अगर हम लोग अभी क्या निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम, ये जो सेकंड केस है इसमें चेंज इन मोमेंटम निकालोगे तो कितना आ रहा है देखो ना, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 5 into 16, दैट इज 80 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, माइनस 20 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, माइनस 20 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना आ रहा है देखो, जस्ट अ सेकेंड, ये 12 होगा बच्चों, ये 12 हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 60 kg मीटर पर सेकेंड माइनस 20 kg मीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्वल्स टू 40 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, अच्छा तो यहां देखो, जब हमने फोर्स पहले F था, बाद में फोर्स को 2F कर दिया, फोर्स डबल किया, है ना, फोर्स डबल कर दिया,
तो यहां पर देखो जो चेंज इन मोमेंटम आया, पहले चेंज कितना था 20, अभी चेंज कितना आ रहा है 40, ठीक है। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम है ना, ये फोर्स पे डिपेंड करता है, और यहीं से बच्चों न्यूटन के सेकंड लॉ का शुरुआत होता है ना, यहीं से न्यूटन के सेकंड लॉ का शुरुआत होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखो, चेंज इन मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है। हम लोग एग्जांपल लेकर और इसे फील करके तुम लोग समझ सकते हो कि पहले केस में कम फोर्स अप्लाई किया गया था, पहले केस में 5 kg के मास के ऊपर F अमाउंट का फोर्स दिया गया, तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा। अगर हम लोग डबल फोर्स देते हैं तो डेफिनेटली वेलोसिटी ज्यादा चेंज होगा, है ना। तो ये जो चीज है, ये फोर्स बढ़ाने से चेंज बढ़ जाता है, चेंज इन मोमेंटम बढ़ जाता है। ओके, अच्छा, तो इस चीज को ध्यान में रखो। उसके बाद हम लोग थोड़ा एक और चीज डिस्कशन करना है, उसके बाद आते हैं लॉ पे। तो चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, देखो बच्चों मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू m इंटू बी, यानी कि मोमेंटम जो है वो मास पे भी डायरेक्टली डिपेंड करता है, और मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी पे भी डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज चेंज हो गया तो डेफिनेटली मोमेंटम चेंज हो जाएगा, है ना। इन दोनों में से अगर कोई भी चीज चेंज हो जाता है बच्चों, तो डेफिनेटली मोमेंटम चेंज हो जाता है। लेकिन इन जनरल cases when the speed of the object is less than the speed of light, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसका स्पीड लाइट के स्पीड से बहुत कम है, तो फिर मास रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, मास विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, मास विल रिमेन कांस्टेंट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट बच्चों बहुत ही कम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, कंपेयर्ड टू द स्पीड ऑफ लाइट, अगर वो बहुत कम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो उसका मास चेंज नहीं होगा, उसके मास को हम लोग क्या मानते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में अब एक चीज तो पक्का हो गया कि मास चेंज नहीं होगा अगर ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में बहुत कम स्पीड में ट्रैवल कर रहा है। तो जैसे कि सपोज कर लो हम लोग जब कार चलाते हैं, या सपोज हम लोग जब बाइक चलाते हैं, तो कितने स्पीड में हम लोग चलाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 60-70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम लोग चलाते हैं, है ना, 60 या फिर 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम लोग चलाते हैं। ओके, यानी कि 15 या 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलाते हैं, मैक्स टू मैक्स। ओके, तो ये देखो, ये तुम्हारे ऑब्जेक्ट का स्पीड हो गया, और लाइट का स्पीड कितना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब थोड़ा कंपेयर करो, ये एक इतना बड़ा क्वांटिटी, और ये जो तुम्हारा कार चल रहा है वो 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है। तो क्या यहां हम कह सकते हैं दैट इज वेलोसिटी ऑफ दैट कार इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, है ना। स्पीड ऑफ लाइट को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, स्पीड ऑफ लाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी, ठीक है। तो ऐसे केसेस में मास रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसे केसेस में क्या हो जाता है, मास विल रिमेन कांस्टेंट, मास विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अगर मास कांस्टेंट है तो मोमेंटम चेंज किसके वजह से होगा, ना सिर्फ दूसरा फैक्टर बचा है दैट इज वेलोसिटी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या फिर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो जो मोमेंटम है वो चेंज होगा, मोमेंटम इन दिस केस, ये हम लोग एक स्पेशल मतलब केस 1 इसे बोल देते हैं जहां पर मास कांस्टेंट है, ठीक है, जहां पर मास चेंज नहीं हो रहा। मास क्यों नहीं चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑब्जेक्ट का स्पीड लाइट के स्पीड से बहुत बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में देयर इज चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पी लिख देते हैं, डेल्टा रिप्रेजेंट्स द चेंज, ओके, स्मॉल चेंज, ओके। सो डेल्टा पी विल बी इक्वल टू मास इनटू डेल्टा वी, बिकॉज मास तो चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा, वेलोसिटी, है ना। तो ऐसे केसेस में change in momentum is brought about by changing the velocity, change in momentum is brought about by changing the velocity, okay। तो मोमेंटम यहां पर चेंज होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अब दूसरा केस हम लोग लेते हैं बच्चों जहां पर मास भी चेंज होगा, जहां पर मास भी चेंज होगा, और वो कहां पर होगा, देखो अगर सपोज कर लो हम लोग केस 2 से बोल देते हैं,
ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केस 2। सपोज कर लो इफ ए बॉडी is traveling, if a body is traveling with a speed comparable to the speed of light, the speed of light, जैसे सपोज कर लो कोई एक बॉडी ट्रैवल कर रहा है जिसका स्पीड का ऑर्डर कितना है 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड, 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड, तो ये कंपैरेबल है ना। लाइट का स्पीड का ऑर्डर कितना होता है 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ऑर्डर बोल रहे, वैल्यू नहीं, ठीक है, वैल्यू होता है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, हम बस ऑर्डर बता रहे हैं। तो 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड का ऑर्डर होता है स्पीड ऑफ लाइट का। अगर कोई बॉडी 10 to the power 7, 10 to the power 6 ऐसे स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है तो वहां पर उसका मास चेंज होगा, और उस चेंज इन मास को हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, है ना, उस चेंज इन मास को हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। तो वहां पर हम लोग लिखेंगे क्या ना, चेंज इन मोमेंटम, वेलोसिटी भी चेंज होगा और मास भी चेंज होगा। चेंज इन मोमेंटम, ओके, विल बी इक्वल टू चेंज इन मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ओके। तो दैट इज चेंज इन मोमेंटम को हम लोग सिंबल यूज करते हैं डेल्टा पी, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू डेल्टा वी, है ना, डेल्टा एम इंटू डेल्टा वी, ओके। या फिर हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा पी विल बी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू वी, है ना, चेंज इन मास इंटू वेलोसिटी, ओके, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा change in momentum when both the mass and the velocity of the body are not constant। अच्छा, अब तुम ये सवाल पूछ सकते थे कि जो सर मास चेंज होगा वो निकालेंगे कैसे, क्या उसका कोई फॉर्मूला है ना, जो मास चेंज होगा उसका कोई फॉर्मूला है क्या निकालने का? डेफिनेटली है बच्चों, है ना। मास एट ए गिवन स्पीड, मास ऑफ an object at a given speed, ओके, और वो स्पीड लाइट के स्पीड के आसपास होना चाहिए तभी निकालोगे, अदरवाइज निकालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नेग्लिजिबल चेंज आएगा, उसे इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि मास को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है ना, मास एट ए गिवन स्पीड, जस्ट अ सेकंड, कर्सर कहां गया, हाँ, मास एट ए गिवन स्पीड, ओके, विल बी इक्वल टू दैट इज ओरिजिनल मास divided by 1 minus v square by c square का रूट ओवर, 1 minus v square by c square का रूट ओवर, ठीक है, 1 minus v square by c square का रूट ओवर, where v is the speed of object, where v is the speed of object and c is the speed of light, c is the speed of light, ओके। अच्छा, तो ये हो गया बच्चों चेंज इन मोमेंटम के दो केसेस। एक केस में हम लोग देखे कि मास कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी सिर्फ चेंज होता है, और दूसरा केस हम लोग देखे जब बॉडी बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है, जब बॉडी लाइट के स्पीड के आसपास का स्पीड रखता है तब उसका मास भी चेंज होता है, उसका वेलोसिटी भी चेंज होता है। तो वहां पर जो चेंज इन मोमेंटम है वो किसके द्वारा आता है ना, मास के चेंज के वजह से भी और वेलोसिटी के चेंज की वजह से भी, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल इन दैट केस, एंड वहां पर हम लोग इस तरीके से चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं, है ना, इस तरीके से हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। और मास कितना होगा एट ए गिवन स्पीड, उसका फॉर्मूला भी आपको यहां पर बता दिया गया, दैट इज m नॉट यानी कि ओरिजिनल मास डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, ठीक है। अब इतना होने के बाद बच्चों देखो हम लोग वापस से आते हैं, अभी हम लोग इससे पहले जब क्लास स्टार्ट किए थे तो एक एग्जांपल हम लोग डिस्कशन किए थे। क्या एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कशन किया था बच्चों, कि जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे चेंज इन मोमेंटम उतना ज्यादा होगा, है ना। यहीं से न्यूटन का सेकंड लॉ आता है। न्यूटन का सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, देखो, न्यूटन सेकंड लॉ
ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट, सॉरी रेशियो लिख दिए, जस्ट अ सेकेंड, the rate of change, the rate of change of momentum, okay, is directly proportional, is directly proportional to the applied external force, to the applied external force, okay। कितना मोमेंटम चेंज होगा, किस गति से मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम तो चेंज होगा फोर्स अप्लाई करने से, बट किस गति से चेंज होगा, द रेट ऑफ चेंज, है ना। और फिजिक्स में बच्चों हमेशा हम लोग बताते हैं आप लोगों को कि रेट वाला टर्म जहां पर आता है वहां पे टाइम डिवाइड होता है। क्या डिवाइड होता है? टाइम डिवाइड होता है, ओके। The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force, यानी कि हम कह सकते हैं जो applied force है वो directly proportional है डेल्टा P पे, डेल्टा P by डेल्टा T पे, है ना। That is rate of change। डेल्टा P मतलब change in momentum, divided by time कर देंगे तो rate of change of momentum हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? rate of change of momentum। That implies हम ये लिख सकते हैं that is applied external force is directly proportional to change in momentum का अभी हम लोग इक्वेशन निकाले तो that is delta mv divided by delta t। न्यूटोनियन फिजिक्स में बच्चों, न्यूटोनियन फिजिक्स में बेसिकली जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके मास को कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। उस वक्त उतना डिस्कवरी वगैरह नहीं हुआ था, उतने चीजों के बारे में नहीं पता था कि मास किस तरीके से चेंज होता है ना। तो न्यूटोनियन फिजिक्स के हिसाब से, अब न्यूटन का ही लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर मास को कांस्टेंट रखते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा v बाई डेल्टा t लिख सकते हैं इसे, ठीक है। F इज इक्वल्स टू m डेल्टा v बाई डेल्टा t, ओके। और वी कैन से दैट F इज प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा v, मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई t, ओके। अब इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखो, v माइनस यू बाई टी, क्या ये एक्सेलरेशन है? क्या ये एक्सेलरेशन का ही एक्सप्रेशन है? डेफिनेटली बच्चों। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और इक्वेशन बनाएंगे प्रोपोर्शन को तो क्या बनेगा? फोर्स इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k इनटू m इनटू a, एंड k का वैल्यू एक्सपेरिमेंट से पाया गया 1, दैट मींस फोर्स इज इक्वल टू m into a, okay। force is equals to ma, this is not Newton's second law of motion, the force is directly proportional to rate of change of momentum, this is Newton's second law of motion, okay। इसका रिजल्ट है ये, और वो भी एक स्पेशल कंडीशन में, है ना, मास रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। तो ये है बच्चों न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। उसे हम लोग मोमेंटम के साथ रिलेट किए और हम लोग इस फाइनल एक्सप्रेशन तक पहुंचे, ठीक है, इस फाइनल एक्सप्रेशन तक पहुंचे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बच्चों बस इतना ही। हम लोग अपने क्लास को फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे और भी कुछ ज्यादा डिटेल्स में कुछ एग्जांपल्स डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखें, अच्छे से समझे और अपने बुक को थॉरली रीड करें। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव ए नाइस डे।